Bismillahirrahmanirrahim. Preparation of ECAT and FUNGAT and MDCAT test 2020. डियर स्टूडेंट, इंटी टेस्ट के हवाले से सबसे पहले आज का जो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि इंटी टेस्ट में 30% कॉन्सेप्चुअल, 60% थ्योरी और 10% कैलकुलेशन से आपको वास्ता पड़ता है। मोस्टली तौर पे इसी किस्म का टेस्ट जो है केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है, इसी किस्म का पोर्शन होता है। इसमें देखिएगा कि जो 60% जो थ्योरी का जो होता है पोर्शन, इसको हम पूरे चैप्टर को एक स्केच के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, स्पेशली फॉर ई कैट एंड फंगैट स्टूडेंट्स के लिए, और उसी के अंदर ही आपके सारे एमसीक्यूज होंगे जो मैं साथ साथ हाईलाइट करता जाऊँगा। आज चैप्टर नंबर, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज ई कैट का लेक्चर भी है, फिर इसी से ही आगाज़ किया गया है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले आप देखिए कि जो कि यहाँ पर ऑर्गेनिक, हमारे पास दो किस्म के कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो लिविंग सोर्स से, और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग सोर्स से हमें हासिल हो रहे होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम स्पेशली तौर पे कहते हैं कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव से। तो लेकिन आप ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं कि उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कार्बन मौजूद भी होगी, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होंगे। जैसे ये आपके पास दो एग्जाम्पलें नज़र आ रही हैं, HCN एंड NH4CN। इसमें आपके पास ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी नहीं है, हालांकि कार्बन मौजूद है, लेकिन ऑर्गेनिक में नहीं आएंगे। तो वजह क्या है, इसकी वजह भी हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि ये कार्बन होने के बावजूद ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं है। तो यहाँ पे चैप्टर में स्टार्ट में ही वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहाँ से एक एमसीक्यूज बन जाता है कि वाइटल फोर्स की थ्योरी का कॉन्सेप्ट बर्जीलियस ने 1815 में जो है पेश किया था। उसके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता। तो बाद में इसको वुलर ने रिजेक्ट किया था। उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायानेट लिया और उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया में चेंज कर दिया, और इसी के साथ ही वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में तैयार किए जा सकते हैं, और हज़ारों की तादाद में तैयार होने लगे। अब मैंने बात की थी कि कार्बन तो मौजूद है लेकिन ऑर्गेनिक क्यों नहीं है। इसके लिए हम कहते हैं कि सम फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ये फीचर होना लाजम है। अगर किसी चीज़ को आप ऑर्गेनिक कह रहे हैं तो अगर उसके अंदर ये फीचर हैं तो वो ऑर्गेनिक है। अब वो फीचर कौन सी हैं, देखिए, हम कहते हैं वो कैटिनेशन उसके अंदर होनी चाहिए, कोवलेंट नेचर होना चाहिए, होमोलोगस सीरीज़ होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं मोस्टली, आइसोमर्स बनाते हैं, और स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इनका। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। जब हम बात करते हैं कैटिनेशन की, तो हम कहते हैं कि असल में कैटिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें असल में ये कार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये स्पेशली इनकी ये एक नेचर है कि ये लॉन्ग चेन बनाते हैं कार्बन कार्बन कंपाउंड। इसके साथ हम बात दूसरी करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। तो कोवलेंट बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में मेन जो कंपोनेंट है वो कार्बन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। होमोलोगस सीरीज़ की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़ में असल में इसमें CH2 का इजाफा होता जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आप जानते हैं, और CH2 का इजाफा होता जाता है और बड़े से बड़ा कंपाउंड बनता जाता है। हर मरतबा जब CH2 एक ऐड होगा तो 14 AMU का मैथ बढ़ जाएगा और 20 से 30 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड N इनके साथ आ जाता है और एक बड़ा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये बना लेते हैं। आइसोमर बनाते हैं, और आइसोमर का अक्सर एक एमसीक्यूज आ जाता है कि ये कोई कंपाउंड दिया होगा उसके आइसोमर ड्रा करें। जैसे कि यहाँ पे एक एमसीक्यूज है आइसोमर का, आपको पता ही है कि
कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट ड्रा किए जा सकते हैं। इससे एक ये कंपाउंड है हेप्टेन, ये आपसे पूछ रहा है इसके कितने आइसोमर बनेंगे। तो इसके आइसोमर कितने बनेंगे, इसके लिए हमने एक फार्मूला ट्रिक बता रहे हैं आपको कि इसको ट्रिक को अगर आप यूज़ करते हैं तो आप मोस्टली पे ये फिट बैठता है और आप उसके आइसोमर निकाल सकते हैं। जैसे कि 2Nc-4+1, अब ये 7 है तो 7 आप नंबर ऑफ़ कार्बन की जगह पुट कर दें तो -4+1, सिर्फ नंबर ऑफ़ कार्बन पुट करने हैं तो आपके पास इसके आइसोमर आ जाएंगे 9। तो इस तरह से आप किसी चीज़ के भी आइसोमर निकाल सकते हैं। इसी तरह स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, यानी आप जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, नॉन पोलर हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, तो इनका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, बहुत कम होता है। इसके साथ ही हम पेज नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं कि ये जो चीज़ है आप कहते हैं कि ये हमने मेन फीचर इसके डिस्कस किए। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 में जो चीज़ डिस्कस होती है वो है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर असल में ये है कि ये हमें दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, एक ऑक्टेन नंबर डिस्कस करते हैं और एक हम डिस्कस करते हैं क्रैकिंग। अब इन दोनों के पर्पसेस सुनिएगा। हम जब ऑक्टेन नंबर की बात करते हैं, ऑक्टेन नंबर असल में कर क्या रहा होता है, ऑक्टेन नंबर हमें टेल करता है क्वालिटी। ये बात अपने माइंड में रखिए, ये क्वालिटी बताता है कि किसी क्वालिटी कितनी है। क्वालिटी उतनी अच्छी होगी जितनी परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेंजेस होगी, यानी जितनी ब्रांच चेन जितनी ज़्यादा हैं उतना ही हम कहते हैं उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, उतना ही वो बेटर क्वालिटी होता है, वो अच्छा जलता है पेट्रोल। आइसो ऑक्टेन यानी ये इस ब्रांच की फॉर्म में होगा तो उसका ऑक्टेन नंबर सबसे ज़्यादा होता है, वो सबसे बेटर पेट्रोल है। अब मेथड क्या है जिनके ज़रिए हम इस ऑक्टेन नंबर को बढ़ा सकते हैं, हम कहते हैं रिफॉर्मिंग है, ब्लेंडिंग है, एडिंग एरोमेटिक कंपाउंड है और एंटी नॉकिंग एजेंट्स है। अब ये सारी चीज़ें स्ट्रेट को ब्रांच कंपाउंड में, स्ट्रेट को ब्रांचेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये जो सारे कंपाउंड हम ऐड करते हैं। तो हम कहते हैं कि एक ऑक्टेन नंबर, अगर इस तरह से एमसीक्यूज भी आ जाता है कि ऑक्टेन नंबर 80 है और इसका ऑक्टेन नंबर अगर 80 है तो 80 ऑक्टेन नंबर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 80% आइसोक्टेन है और 20% एन हेप्टेन है, यानी उसके अंदर इतनी ब्रांचेज हैं और इतने स्ट्रेट कंपाउंड मौजूद होते हैं। तो इस तरह से एडिंग एंटी नॉकिंग एजेंट्स, तो हम एंटी नॉकिंग एजेंट यानी ये 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन भी अगर ऐड करते हैं तो हम कहते हैं कि ये भी क्या करता है, ये ब्रांचेस को बढ़ा देता है, ये ऐड होने से उसकी हम कहते हैं क्वालिटी बढ़ जाती है, वो बेटर जलता है। आइसोक्टेन 100% ऑक्टेन नंबर और एन हेप्टेन 0% ऑक्टेन नंबर आ जाता है। इस तरह ये एक एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी आया हुआ है कि किस तरह से इफ़ ऑक्टेन नंबर 84 है तो इसका मतलब क्या है कि 84% आइसोक्टेन है, बकाया कितना बचा 60%, तो एन हेप्टेन है, तो इसमें से ये करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट हम बात जा रहे हैं, ये क्वालिटी को डिस्कस कर रहा था ऑक्टेन नंबर, अब हम जा रहे हैं क्वालिटी के बाद क्वांटिटी की बारी आती है। तो हम कहते हैं क्रैकिंग जो है, क्रैकिंग असल में किसको डिस्कस करता है, क्रैकिंग डिस्कस करता है उसकी क्वांटिटी को, यानी हम इससे पेट्रोकेमिकल बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी एक बड़ा कंपाउंड है उसको आप हीट करते हैं, उसे तोड़ते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी छोटी प्रोडक्ट आती हैं। वो जो छोटी छोटी प्रोडक्ट आ रही हैं वो छोटी प्रोडक्ट से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी क्वालिटी यानी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। बड़े कंपाउंड को आप छोटे कंपाउंड में एक चीज़ में आप कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो इसको 3 तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे क्रैकिंग की 3 टाइप है, थर्मल, कैटालिटिक एंड स्टीम। थर्मल क्रैकिंग में हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की कंडीशन यूज़ करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथीन और प्रोपीन हमें मिल जाते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग में लो टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं 500 डिग्री और लो प्रेशर यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट एलुमिना और सिलिका यूज़ करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं गैसोलीन हाई ऑक्टेन नंबर भी मिलती है और बेटर क्वालिटी भी हमें मिलती है कैटालिटिक में, कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं। स्टीम में हम उसको पहले वेपर फेज़ में फॉर शॉर्ट टाइम के लिए उसे हीट वेपर फेज़ में ले जाते हैं, हीट करते हैं 900 पे और फिर उसे एकदम से कूल करते हैं, इससे भी हमें लोअर हाइड्रोकार्बन मिल जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन एज आ MCQs के तौर पे आ जाती हैं। ये उसके कैटलिस्ट पूछ लेता है और इसकी हम पर्पस पूछ लेता है, तो ये चीज़ें हमारी MCQs के लिहाज से हैं। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं
अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इसमें मेन हम एमसीक्यूज़ के लिहाज से डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यूज़ में यहाँ क्या हमारी चीज़ इन्वॉल्व है। तो इसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पर मेन है एसाइक्लिक एंड साइक्लिक, यानी ओपन चेन और चेन वाले। ओपन चेन में हमारे पास दो तरह से हो सकते हैं, स्ट्रेट और ब्रांच। तो स्ट्रेट में कार्बन सीरीज में जुड़े होते हैं, ब्रांच में एक आध कोई ना कोई सीरीज के साथ ब्रांच जुड़ी होती है। जाहिर बात है जब ब्रांच जुड़ेगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर वो स्ट्रॉन्गली बॉन्ड नहीं रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसी तरह हम बात करते हैं जब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, साइक्लिक यानी जो रिंग में होते हैं तो उसमें दो हैं, होमो और हेट्रो। होमो जिसके अंदर सिर्फ कार्बन रिंग हो, हेट्रो एक आध कार्बन के अलावा भी कोई ना कोई आ जाए एटम। तो हम कहते हैं एलिसाइक्लिक में रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन होती हैं, साइक्लो यानी 3 कार्बनों की रिंग होती है, लेकिन ये मोस्टली एलिफेटिक से ही मिलते होते हैं। जैसे ये 3 रिंग है, 4 रिंग है एटसेट्रा, इनकी मोस्टली खसूसियात इनसे मिलती है, एलिफेटिक से मिलती है। तो ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है कि एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं, रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग का होना लाजम है, वो फिनोल हो सकता है, नेफ्थलीन हो सकता है, एंथ्रासीन हो सकता है। तो इसी तरह से आप बात करते हैं कि ये हेट्रो साइक्लिक में पिरिडीन है, थायोफीन है, पायरोल है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास हेट्रो हैं कि इनके अंदर कार्बन के अलावा भी कोई ना कोई एटम मौजूद है। तो एमसीक्यूज इसमें आ जाता है, जैसे कि ये मैं आपके सामने एक एमसीक्यूज रख रहा हूँ, नॉन बेंजोनेट और एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं, इसमें नॉन बेंजोनेट कौन से हैं। तो ये फ्यूरान, थायोफीन या पेरिडीन, तो ऑल ऑफ दिस जो है नॉन बेंजोनेट है।